तो हम इस क्लास में हम भारत की जीडीपी पर हम एक नज़र रखते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज, ठीक है, कौन सी एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। तो मूडीज जो एजेंसी है ना, उसने क्या किया है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। तो भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान उसने लगाया है मूडीज ने। तो उसने क्या किया कि संशोधित किया है। संशोधित यानी पिछले वर्ष कुछ था और इस बार कितना कर दिया है। तो देखिए, पिछले वर्ष की प्रभावशाली जो था वो 8.2% था, लेकिन उसे घटाकर जो है मूडीज ने 7% कर दिया। तो वैश्विक रेटिंग जो एजेंसी है मूडीज, उसने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए इस वर्ष के प्रभावशाली दर जो था पिछले वर्ष 8.2% था, तो उसको घटाकर 7.7% कर दिया है। और यह संशोधन जो है घरेलू और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के मिश्रण को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में अपेक्षा से कम प्रदर्शन और व्यापक भू राजनीतिक अनिश्चितताएं शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रहा, कितना का अनुमान लगाया, तो 7% का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और ये जो है नवीनतम रिपोर्ट में ये जारी किया है मूडीज ने। जो वर्ष 2024 में कितना था, 8.2 था, यानी 1.2% की कमी इस बार इसने दिखाया है। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है भाई कि मूडीज ने जो है वृद्धि दर को घटाया है। तो सबसे पहले डाउनग्रेड को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। सबसे पहला तो है कि वैश्विक आर्थिक मंदी, और दूसरा है मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, और तीसरा है क्षेत्रीय प्रदर्शन, जिसके कारण जो है 8.2 से कम हो गया है 7%, यानी 1.2% वृद्धि दर कम हुआ। और हम बात करें भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितना रह गई, घटकर, तो दूसरी तिमाही जो रह गई है 5.4% रह गई। और आरबीआई का भी पूर्वानुमान था कि जो पहले ही ने आरबीआई ने क्या किया था कि 6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन एक महीने पहले अपने पूर्वानुमान को घटकर वो कितना हो गया, 6.5 हुआ। आरबीआई ने भी लगाया था 6.8% अनुमान, लेकिन घटकर कितना कर दिया, फिर उसके बाद जो है पिछले महीने में उसने 6.5 कर दिया था। तो 2023 की अगर हम तुलना की बात करें अक्टूबर दिसंबर तिमाही के बाद, तो ये सबसे धीमी वृद्धि रही है, जिसके कारण कमजोर उपभोग रहा, प्रदर्शन में पूंजीगत व्यय में कमी हुआ और आय में वृद्धि हुई। अब इसका क्या कारण थे, तो देखिए अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या रहे होंगे। देखिए रीजन है कि विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन रहा इस बार, लेकिन देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा, ये भी आपने हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। क्षेत्रवार प्रदर्शन भी रहा कुछ में, जैसे अगर हम बात करें कृषि और संबंध क्षेत्र हो गया, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र हो गया, खनन और उत्खनन क्षेत्र हो गया, निर्माण क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों को हम देख सकते हैं। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि जो है बढ़कर 5% हो गई, जबकि एक वर्ष पहले इस अवधि में 1.7% थी। विनिर्माण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सकल मूल्य वर्धन वृद्धि दर दूसरी तिमाही में धीमी होकर 2.2% हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में जो है कितना था, 3% था। खनन एवं उत्खनन की अगर हम बात करें तो मामूली गिरावट जो रहा था वो -0.01% आ गया, जबकि एक वर्ष पहले इसमें जो था 1% की जो है मजबूत वृद्धि हुई थी। निर्माण क्षेत्र की बात करें तो तिमाही में वृद्धि दर जो है 7% रह गई, और पिछले वर्ष की समान तिमाही में जो था 13.6% की कम हुई। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं जीवीए वृद्धि मामूली रूप से सुधरकर जो है 7% हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में जो है 6.2% थी। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएं जीवीए वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जो था वो 10.5% की तुलना में धीमी होकर 3% हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था की सकारात्मक क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले सरकारी खर्च, चुनाव के बाद राजकोषीय खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है। सीआरआर में कटौती, जो हाल ही में नगद आरक्षित जो अनुपात होता है, ठीक है, उसमें कटौती से बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई है। पूंजीगत व्यय चक्र पुनरुद्धार हुआ, कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से निवेश आधारित वृद्धि देखी गई। पूंजीगत वस्तु कंपनियों के लिए ऑर्डर बैकलॉग में वृद्धि से गतिविधियों में सुधार के संकेत मिलते हैं। उपयोगिता धुरी, नवीकरणीय ऊर्जा से ताप विद्युत की ओर वापसी से वर्षों
तक ताप विद्युत क्षमता में कोई वृद्धि न होने के बाद औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। कुछ एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसके भी संभावना है कि रिकवरी हुई है। ठीक है, तो ये सभी जो है रीजन रहे। इसके कुछ सकारात्मक हमने देखे, कुछ नकारात्मक रीजन देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो सुस्त निवेश, फिर बचत निवेश अंतर, ऋण वृद्धि गिरावट में आया है, जिसके कारण क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। राजकोषीय घाटा हुआ, मतलब राजकोषीय जो है विवेक। अब देखिए इस बार की अगर हम बात करें, आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया है वो 7% पर बरकरार रखा है। उसने 7% को ही बरकरार रखा है, जिससे देश की मजबूत आर्थिक सुधार और लचीलेपन पर उसका भरोसा और मजबूत हुआ है। यह वृद्धि जो है पूर्वानुमान भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में स्थापित करता है। आईएमएफ का जो आशावादी दृष्टिकोण मजबूत घरेलू मांग, निवेश में सुधार और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने वाली मजबूत सरकारी पहलों से प्रेरित है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास अनुमान जो है बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 7% कर दिया। यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के जो अपना पूर्वानुमान था उसने क्या किया था, विश्व बैंक ने 6.6% रखा था, लेकिन इसने इस बार 7% कर दिया। तो अलग अलग जो है जारी करने वाले कंपनियां हैं जो अलग अलग करते हैं। जैसे विश्व बैंक ने 6.6% रखा, उसने बढ़ा दिया 0.4%। वहीं अगर हम बात करें आईएमएफ तो 7% था, तो 7% रखा। आरबीआई का हमने देखा तो आरबीआई ने घटा दिया था। उसी बार हमने मूडीज को देखा तो मूडीज ने भी पिछले वर्ष की तुलना में 1.2% घटा दिया। तो किसने समान रखा, किसी ने बढ़ाया, किसी ने घटाया। तो ये सब अलग अलग जो है संस्थाओं का अलग अलग जो है उनका आंकड़ा होता है। और यह आशावादी संशोधन कृषि में सुधार, ग्रामीण मांग में वृद्धि और मजबूत सरकारी बुनियादी ढांचों के निवेश के मद्देनजर किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय चुनाव के दौरान सरकारी खर्च कम होने के कारण अप्रैल जून 3 महीने में मंदी आई थी, विश्व बैंक के अनुसार। तो सबसे पहले अगर घटा है भाई तो कुछ चुनौतियां तो है, बढ़ा भी है। तो विकास के पीछे कुछ चालक भी हैं, जैसे कृषि सुधार और ग्रामीण की मांग है, बुनियादी ढांचे पर खर्च करना है। ठीक है, कुछ चुनौतियां दृष्टिकोण है, जैसे भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, मध्यम अवधि के विकास संभावनाएं हैं इस बार। ये सभी हमें देखना पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रदर्शन का भी अगर हम बात करें तो कृषि में करना है, विनिर्माण निर्माण में करना है, खनन हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, ये सारे में है क्षेत्रीय प्रदर्शन में। अगर भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही में। ठीक है, भारत ने 76%, 7.6% की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन से प्रेरित थी। विकास में प्रमुख योगदान करता है, जैसे भारत की आर्थिक वृद्धि में कई कारक सहायक रहे, जिनमें मजबूत घरेलू बुनियादी बातें, कम मुद्रास्फीति की उम्मीदें और निवेश मांग में वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि और घरेलू मांग में निरंतर मजबूती शामिल है। कुछ वैश्विक जो है आर्थिक प्रभाव भी है। भारत का विकास यात्रा वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ने के लिए भी तैयार है। अनुमानों से पता चलता है कि अगले 5 वर्षों में भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होने की उम्मीद है, जो वैश्विक आर्थिक विस्तार में 12.9% की हिस्सेदारी रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुमानित हिस्सेदारी से अधिक है, जो अमेरिका से भी अधिक है। जो अमेरिका की है वो 11.3% और भारत की जो है हिस्सेदारी विस्तार 12.9%। जीडीपी की अगर हम बात करें कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है, तो जीडीपी किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है, और यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में कार्य करता है जीडीपी, क्योंकि यह समग्र घरेलू उत्पाद का एक व्यापक माप होता है। सरकार ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष 2004-05 के पिछले आधार वर्ष से बदलकर 2011-12 के नए आधार वर्ष में बदल दिया है, और राष्ट्रीय लेखा के आधार पर वर्ष जनवरी 2010 में पहले ही संशोधन हो चुका था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नई श्रृंखला में कारक जो है लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों द्वारा अपनाई गई मूल कीमत पर सकल मूल वर्धन यानी जीवीए को अपनाया गया है। अब जीडीपी का वास्तविक नाम मात्र जीडीपी है। ठीक है,
तो इसकी परिभाषा हम जानते ही हैं, ठीक है। क्या इसका मापदंड होता है ये सब हमें पता ही है, कैसे मापा जाता है। अब देखिए पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें भारत की जीडीपी वृद्धि दर की, तो 10 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें तो भारत जो है 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और 10 वर्षों में भारत को अब अपार संभावनाएं वाले देश के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रभावशाली प्रदर्शन से समर्थित है। पिछले 10 वर्षों में जीडीपी की अगर हम बात करें तो वृद्धि दर औसतन 6.7% की वृद्धि हुआ है, 6 से 7%। 2006 से 23 तक भारत की औसत वृद्धि जो है 6.15% रहा, जो 2022 में 8.7% रहा और 2021 में 6.6% रही, यानी 2021 में घटा था कोविड ये सब के कारण। भारत ने यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया। हमने देखा कि जो है यूके, लंदन है या मतलब इंग्लैंड है, उसको भी पीछे छोड़ दिया, और हर दुनिया की 5वीं सबसे, जो हम लोग जो है दुनिया के सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। भारत में सबसे अर्थव्यवस्था केवल संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन कौन है, तो एक तो अमेरिका है सबसे बड़ी, फिर चीन है, जापान है और जर्मनी है। ये भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, और 5वां है भारत। तो ये याद रखना, ठीक है। भारत से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, अमेरिका है, फिर उसके बाद चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है। और निश्चित दुनिया में 6.6 से 6.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है नई समान है, और भारत 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, ठीक है। अब कुछ तालिका अगर हम बात करें तो देखिए 2014-15 में जीडीपी वृद्धि दर 8 था, 2015-16 में 8.2 था, ठीक है। 2016-17 में 7.2 रहा, 2017-18 में 7.1 था, 2018-19 में 4.5 था, 2019-20 में 3.7 था। ये जो है ना अनुमान, मतलब ये रहा था। 2020-21 में घटा था, माइनस में गया था। 2021-22 में 8.7, 2022-23 में 7 और 2023-24 में 6 से 6.8 तक था। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है। पहला क्वेश्चन, तो जीडीपी जो है ना एक देश के सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मुद्रिक मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी के घटक अगर सूत्र की बात करें तो जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। सी क्या होता है, सी जो होता है ना उपभोग होता है, कंजम्पशन। सी पर क्या होता है, कंजम्पशन होता है। आई जो होता है इन्वेस्टमेंट होता है, और जी क्या होता है, जी जो होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, और एक्स, ठीक है, एक्स पे एक्स एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। एक्सएम जो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो क्या क्या आता है कि कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जोड़ा जाता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से घटाकर इन सभी को जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जीडीपी प्राप्त होता है। तो याद रखना सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देख लेते हैं जीडीपी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है सांकेतिक जीडीपी, जिसे नॉर्मल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, और एक होता है रियल जीडीपी, ठीक है, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। तो वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है, इसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का समायोजन नहीं होता इसमें, सांकेतिक में, नॉमिनल में। और जो रियल होता है वो मुद्रास्फीति का समायोजन करके वस्तु और सेवाओं का वास्तविक मूल्य दर्शाता है। हाल ही में वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2021 में, तो 7.3% था। ये कोविड-19 के कारण गिरावट आया था, माइनस में चला गया था, ठीक है। 2021-22 में 8.7% रहा, अगले साल पूर्ण प्राप्ति हो गया, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है 7.2% रहा था, स्थिर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, कि भारत की जीडीपी में किन क्षेत्रों का योगदान है। तो एक तो सेवा क्षेत्र का जो है 53% है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का है 27% है, और कृषि क्षेत्र का जो है 20% है। तो ये सभी जो है क्या है रहा है, और ये सभी जो है इकोनॉमिक्स में जीडीपी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। बाकी राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।